अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज जी हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था मैकेनिक्स का, जो बीएस फिजिक्स के अंदर हमने मैकेनिक्स का जो कोर्स है वो हमने शुरू किया था। चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट उसके 1-2 लेक्चर्स हमारे बाकी हैं जो हमने कॉलेज में लॉकडाउन से पहले उसको पढ़ा था। ये जो सेकेंड लॉकडाउन है, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैकेनिक्स का, और उसमें हमारा पहला लेक्चर है मैकेनिक्स का, और लेक्चर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर 2 पार्टिकल डायनेमिक्स। और पार्टिकल डायनेमिक्स में हमने जो पढ़ना है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये हमारा आज का टॉपिक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, जो न्यूटन लॉज हैं, ये बेसिकली किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ये फोर्स के बारे में है। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, और इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन देन इट विल कंटिन्यूज टू डू सो until or unless it is acted upon by some external force। कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, तो वो अपनी उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आप देखें, ए हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो किसके बराबर होता है? Vf माइनस VI ओवर T, ठीक है। और इसमें Vf माइनस VI, अगर नो चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फिर भी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। तो चेंज जब नहीं आएगी तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो क्या होता है? जब फोर्स नहीं किसी बॉडी के ऊपर लगती तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो इट कंटिन्यूज टू डू सो until or unless it is acted upon by some external force। ठीक है जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इनर्शिया जो है, इनर्शिया क्या चीज है कि किसी भी बॉडी की अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखने की कोशिश, बरकरार रखने की कोशिश, टेंड्स टू मेंटेन इट्स ईदर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो किसी भी बॉडी की अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखने की जो कोशिश है, इस बॉडी की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इनर्शिया कहेंगे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन सेकेंड लॉ, चूंकि हम ये ब्रीफ व्यू दे रहे हैं, तो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले लॉ में हमने क्या कहा कि अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो क्या होता है? ठीक है, फोर्स अगर हम नहीं लगाते तो क्या होता है जी? एक्सेलेरेशन 0 है। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है
तो फिर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब दूसरे लॉ में हमने क्या कहा कि अगर हम फोर्स लगा दें तो क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन acceleration is produced in the direction of force, so that acceleration is directly proportional to applied force and inversely proportional mass of the body। so अगर हम इसको कहें, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे पास A जो है वो किसके बराबर होता है, ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के बराबर है, ठीक है। तो एम वी एफ क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम, एम वी आई क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा जी डेल्टा पी ओवर टी, डेल्टा पी ओवर टी। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है कि whenever the force is equal to time rate of change of linear momentum, so time rate of change of linear momentum is equal to force, ठीक है जी। इसके बाद पहले लॉ में हमने क्या कहा कि फोर्स अगर हम ना लगाएं तो क्या होगा, फोर्स हम नहीं लगाते तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो करती रहेगी। अब हम फोर्स लगा दें तो क्या होता है जी, एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होता है। और F इज इक्वल टू एम ए मैथमेटिकल फॉर्मूला है, न्यूटन सेकेंड लॉ होगा, और इसको हम F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी भी कह सकते हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये है कि नहीं, अगर फोर्स लग जाए तो एक्सेलरेशन तो पैदा हो गया, लेकिन साथ ही साथ उस फोर्स, वो जो फोर्स आपने लगाई है वो क्या करेगी, वो फोर्स जो है वो उस बॉडी के, उस फोर्स के नतीजे में क्या होगा, एक रिएक्शन भी होगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हमारे पास फर्ज करें ये एक बॉडी M1 है, ठीक है, ये M2 है, ये आपस में M1 इस M2 के ऊपर फोर्स लगाती है। फर्ज करें M1 ने M2 पर क्या, कितनी फोर्स लगाई, F12, तो उतनी ही फोर्स M2 भी M1 पर लगाएगी। कितनी लगाएगी, लेकिन वो क्या होंगे, वो उसकी मैग्नीट्यूड तो उसके बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम लिख सकते हैं F12 बराबर होगी किसके, माइनस F21 के। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और एक बात आपने और याद रखनी है कि जो एक्शन और रिएक्शन है ये कभी, ये जो है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर फर्ज करें मैं, आपका जो पैदल चलना है, मेरे और आपका जो पैदल चलना है, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के एन मुताबिक है। आप अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ धकेलेंगे, ये उस आपका क्या है, एक्शन है, और उस रिएक्शन, उस एक्शन के नतीजे में जमीन का जो रिएक्शन होगा वो जमीन आपको आगे की तरफ धकेलेगी, जिसके नतीजे में आप आगे चलेंगे। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट bodies. So these are three laws of motion। ये एक ब्रीफ व्यू था जो आप अपनी पिछली छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, हमने इसको दोबारा जरा रिव्यू भी कर दिया। अब हमने यहां पर बात करनी है इसकी एप्लीकेशंस की। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहां पर इसकी दो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली इसमें यह है कि फर्ज करें हमारे पास, ये मैं इसको मिटाने लगा हूं जी, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। हमने मोशन ऑफ अ बॉडी, इसमें क्या है, फर्ज करें ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये समझ लें कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर यहां पर एक बॉडी यहां एक पड़ी हुई है, ये बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ है W1 विच इज इक्वल टू M1G। इस सरफेस का जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है, N रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है। इसको आपने यहां पर एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ठीक है,
और उसके बाद यहां पर हमारे पास एक पुली है, उस पुली में से इसको आपने गुजार के यहां पर, ठीक है जी, ये पुली है जी। इसमें एक दूसरी बॉडी आपने यहां पर वो वर्टिकली हैंग कर रही है, ठीक है। फर्ज करें ये M2 है, इसका नीचे की तरफ वेट कितना होगा W2 विच इज इक्वल टू M2G। इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वह यहां पर क्या होगी T, इधर जो टेंशन है वो क्या होगी T। तो अब हम करना क्या चाहते हैं, इस बॉडी के अंदर इधर A, और ये जब ये बॉडी इधर मूव करेगी तो इसके अंदर इधर एक्सेलेरेशन कितना पैदा होगा A। जितना ये बॉडी इधर भागेगी उतने ही ये बॉडी इधर भागेगी, इसका मतलब है दोनों बॉडीज के अंदर एक्सेलेरेशन सेम होगा, और दोनों ये जो एक ही स्ट्रिंग है तो दोनों यहां वाली जो टेंशन है और यहां वाली जो टेंशन है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब आपने क्या करना चाहते हैं या पहले क्या किया है देखें, वी हैव टू बॉडीज M1 एंड M2। M1 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ी है, और वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ये हमने फर्ज कर लिया कि दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अब ये देखो, जितना इस बॉडी का नीचे की तरफ वेट है उतनी रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है W1 और जो रिएक्शन फोर्स है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब जो रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगेगी वो कौन सी है T। तो इसका मतलब है इस बॉडी के अंदर अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही है और ये नीचे आ रही है तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी, ये बात आपने याद रखनी है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू M में, दिस इज बेसिकली द नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये आपने याद रखना है। मसलन अगर एक बॉडी के ऊपर इधर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन और उसके अपोजिंग एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो MA वाली फोर्स कौन सी होगी, नेट फोर्स कौन सी होगी, रिजल्टेंट फोर्स कौन सी होगी, वो 90 होगी। यानी 94 न्यूटन वो फोर्स होगी जो एक्सेलरेशन पैदा करने का सबब बन रही है। तो इट मींस कि इस बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी ये वो रिजल्टेंट फोर्स है, ये वो नेट फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। सो F इज इक्वल टू M में F जो है वो कौन सी फोर्स है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये आपने याद रखना है, जिसको हम नेट फोर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स देखें जरा। अब हम करेंगे क्या, ये जो टेंशन निकालनी है आपने फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इस सिस्टम के अंदर। कैसे सिस्टम के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर जिसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है और एक बॉडी जो है इट इज हैंगिंग वर्टिकली, जो वर्टिकल, एक की वर्टिकल मोशन है एक की हॉरिजॉन्टल मोशन है। सो जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉडी अगर हम डिस्कस करें तो जो रिएक्शन फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स है N और वेट जो है ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो जो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रही है, अगर फ्रिक्शन नहीं है यहां, जो कि हमने कह दिया है, कंसिडर कर लिया है कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सो नेट फोर्स फिर बॉडी के ऊपर कितनी लग रही है, T इज इक्वल टू, T रहेगी ना, T इज इक्वल टू M1A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फॉर सेकेंड बॉडी देखें, दिस इज फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी। तो फॉर सेकेंड बॉडी देखें जी, फॉर M2 या फॉर सेकेंड बॉडी, फॉर सेकेंड बॉडी आप देखें, बॉडी चूंकि आ रही है नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि जो W है, वेट है, वो टेंशन से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो नेट फोर्स फिर क्या निकलेगी, बड़ी में से फोर्स में छोटी माइनस कर दें, तो इसका मतलब है W2 माइनस T इज इक्वल टू M2A। M2A, तो T की वैल्यू ये वाली इधर लगा दें, W2 क्या है, M2G इज माइनस M1A, ये T की बेटा ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू M2A। इसको उधर ले जाएं, चूंकि हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो M1A
इधर आगे पॉजिटिव हो गया, प्लस m2a, यहां से a कॉमन आ गया तो m1 प्लस m2 इंटू a दैट इज इक्वल टू m2g। अब आप ये a इधर नहीं है, ये मैं इधर लिख देता हूं, a इधर है, तो यहां से a बेटा क्या आ गया, ये नीचे ले आए, a इज इक्वल टू m2g ओवर m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ दी बोथ दी बॉडीज। ये a एक्सेलेरेशन से इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है और उसी एक्सेलेरेशन से m2 जो है वो नीचे की तरफ वर्टिकली मूव कर रही है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी। करें जी पुट, तो t जो है वो t क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू m1 a की क्या वैल्यू है, ये वाली m2g ओवर m1 प्लस m2, तो m2g ओवर m1 प्लस m2। तो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये टेंशन स्ट्रिंग के अंदर जो पैदा होने वाली जो टेंशन है, ठीक है। तो अगर हमें बॉडीज की मैसेज का पता हो और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बॉडी पड़ी हुई हो और एक वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो हम इन दोनों बॉडीज की जो है वो क्या कर सकते हैं, इनके अंदर पैदा होने वाले एक्सेलेरेशन और इन स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो निकाल सकते हैं। तो ये दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ की ये जो है ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, एटवुड मशीन जो है, एटवुड मशीन इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एक और एप्लीकेशन जो है वो देखते हैं जी, दैट इज दी एटवुड्स मशीन। ले जी, एटवुड्स मशीन, दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब एटवुड मशीन क्या है, इसमें एक पुली है, ठीक है। हमारे पास ये समझें, ये एक यहां से आपने यहां पर एक पुली बांधी हुई है जी, ठीक है। पुली को ऐसे लटकाया हुआ है। अब इस पुली के दोनों तरफ बॉडीज लटक रही हैं। एक ये फर्ज कर लें m1 है और यहां पर यह है, ये क्या है, m2 है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, जो ये वाला जो स्ट्रिंग है, इन दोनों में जो है वो क्या होगी, टेंशन सेम होगी। टेंशन जो है वो क्या होगी, सेम होगी। इसका वेट क्या होगा, W1 इज इक्वल टू m1g। इसका वेट क्या होगा, W2 इज इक्वल टू m2g। अब ये m1 m2 m1 से बड़ी है। इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, इसका मतलब है m1 फिर क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। m1 जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी ऐसे, किस एक्सेलेरेशन से, a एक्सेलेरेशन से। और m2 जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, किस एक्सेलेरेशन से, a एक्सेलेरेशन से। तो अगर दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग कर रही हूं, इनकी दोनों की वर्टिकल मोशन हो, एक ऊपर की तरफ जा रही हो, एक नीचे की तरफ जा रही हो, एक पुली से आपने उसको गुजारा हुआ हो, तो इस तरह की जो सिस्टम है, यस मशीन है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटवुड्स मशीन। अब यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, इस सूरत में भी हम इन दोनों बॉडीज का जितना m1 का ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है, उतना ही जो m2 का, m1 ऊपर की तरफ जा रही है, m2 नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों में जो एक्सेलेरेशन है ये हमने फाइंड आउट करना है, उसकी मैग्नीट्यूड। और इन दोनों, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन है ये हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें आप देखें दोनों की वर्टिकल मोशन है, लेकिन एक की अपवर्ड है, दूसरे की डाउनवर्ड है। सो अपवर्ड मोशन ऑफ m1, अपवर्ड मोशन ऑफ m1, चूंकि बॉडी अपवर्ड मोशन है। अब इसमें देखें बॉडी चूंकि ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है टेंशन बड़ी होगी किससे, W1 से।
सो हम लिख सकते हैं कि टेंशन इज ग्रेटर देन W1। तो रिजल्टेंट फोर्स फिर क्या आएगी, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, M1A। M1A। तो यहां से T हमारे पास क्या आ गया जी, T उधर ले जाएं इसको, तो क्या आ गया जी, M1A प्लस M1G। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब डाउनवर्ड मोशन ऑफ M2, इसको जरा देखें। डाउनवर्ड मोशन में चूंकि बॉडी M2 नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब है W2 बड़ा है किससे, W2 बड़ा है किससे, टेंशन से। तो हमारे पास फिर क्या बनेगा बताएं जी, W2 माइनस T इज इक्वल टू M2A। अब W2 क्या है, M2G है, माइनस T की हम क्या कर सकते हैं, T की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू क्या आ गई, माइनस M1A, और ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस M1G। ठीक है जी, हमने T की यहां वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू M2A। अब हम चूंकि A निकालना चाह रहे हैं तो M1A को उधर ले जाएं, तो क्या आ गया, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू इधर ले आए तो ये प्लस हो गया M1A प्लस M2A। इधर से बेटा क्या कॉमन आ गया, G कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू, यहां से A कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 इंटू A। तो यहां से इसको इधर ले आओ तो A आ गया, A हमारे पास क्या आ गया जी, A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू G ओवर M1 प्लस M2। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ दी बॉडीज। ये दोनों बॉडीज की जो है वो एक्सेलेरेशन है यहां पर। अब हम इसकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यानी A की वैल्यू यहां लगा देते हैं तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो T इज इक्वल टू क्या बनेगा, M1A, लो जी M1। अब A की वैल्यू ये लगानी है हमने, तो ये मैं इससे पहले लिखने लगा हूं, इसको G से मल्टीप्लाई हो गया, M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस ये वाले, ये मैंने A की वैल्यू लिख ली प्लस ये M1G आ गया। इन दोनों में से M1G कॉमन ले लें तो T इज इक्वल टू M1G कॉमन आ गया, तो इधर से क्या बच गया जी, M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, इधर क्या बच गया, प्लस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको जो है वो एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ गया, M2 माइनस M1 प्लस M1 प्लस M2। तो M1 से कैंसिल हो गया, M2 प्लस M2 क्या बन गया, 2M2। तो 2M2 इधर मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास टेंशन जो है वो क्या आ गई, 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। दिस इज द टेंशन in both the string, sorry, this is the tension in the string. So these are the two applications, और भी बेशुमार एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं, लेकिन हमने इसकी जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पर 2 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। आई होप आपने इस लेक्चर को, जो फर्स्ट लेक्चर है बड़ा बेसिक सा लेक्चर था, इसको आपने इसको 1-2 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपसे BS के तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अब इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको इंशाल्लाह एक-एक करके वीडियो मिलती रहेंगी। आपने बस करना क्या है कि अपनी फिजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह यू विल गेट योर BS जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो मैकेनिक्स का कोर्स है वो आपको एक-एक लेक्चर करके मिल जाएगा।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।